अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं अपने टॉपिक प्रोनाउन के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। है थोड़ा सा लेंथी, लेकिन जिस तरीके से आज हम इसको कवर करने वाले हैं फिर दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस कवर्स ऑल एग्जाम्स, जितने भी आपके एग्जाम्स है ये कवर करेगा, चाहे एमसीक्यूज हो, वन पेपर, कुछ भी आपके रिटन हो, यहाँ से बाहर नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो उसके बाद आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ाओगे, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डॉडलिंग। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, बिना वेस्ट टाइम किए। तो चलिए, तो मैं इस चीज को यहाँ पर रख लेता हूं ताकि जो आपकी नजर है वो टू द पॉइंट जाए। अब यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोनाउन। अब आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर ये जो प्रोनाउन होता है ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है, नाउन की जगह पर आता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अली, तो अली किसी बंदे का नाम है, तो अली की जगह में उस लड़के के लिए ही का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, तो ही जो होगा उसके लिए प्रोनाउन होगा। इसी तरह अगर कोई लड़की है रानी, तो रानी के बजाय मैं शी इस्तेमाल कर सकता हूं। ये चीजें आपको पता होगी। तो इसी वजह से आप कहते हो कि सर नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन ने नाउन को रिप्लेस कर लिया। ये बात ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये प्रोनाउन की अधूरी डेफिनेशन है। प्रोनाउन सिर्फ रिप्लेस नहीं करता बल्कि प्रोनाउन बहुत सारे काम करता है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर इसको देखने लगे हैं। चलिए जी, तो मैं सबसे पहले आपकी नजर घुमाना चाहूंगा इस एग्जाम्पल के ऊपर। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है कि अली जो है वो मेरा फ्रेंड है, अली इज माय फ्रेंड। अब अली एक बंदा है, एक लड़का है, तो अली की जगह मैं ही लफ्ज का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये बखूबी आपको पता है कि ही इज माय फ्रेंड, कि वो जो है वो मेरा दोस्त है। तो यहां पर इस अली को रिप्लेस कर लिया इस ही ने, तो यहां पर ये जो ही होगा ये बनेगा प्रोनाउन। इसी तरह रानी इज अ गुड गर्ल, रानी जो है वो एक अच्छी लड़की है, तो रानी के लिए मैंने शी लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया, जो कि यहाँ पर प्रोनाउन है। अब यहाँ से तो पता चल रहा है कि सर ये जो प्रोनाउन होता है ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन अगली एग्जाम्पल की और अगर हम देखें, मैंने कहा कि आई नो यू, इसका मतलब है कि मैं आपको जानता हूं। अब इसके अंदर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई ये जो है प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। आप कहते हो भाई मैं आपको जानता हूं। इसी तरह जो चौथी एग्जाम्पल है, मैंने कहा आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, कि मैंने खुद को आईने के अंदर देखा, यानी मैंने अपने अक्स को, अपने रिफ्लेक्शन को उस मिरर के अंदर देखा। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ आया है ये किसी भी तरीके से किसी नाउन को तो रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि ये इस आई का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि भाई इस आई ने अपने अक्स को मिरर के अंदर देखा। तो ये जो माई सेल्फ है ये भी प्रोनाउन है, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इसी तरह अगली एग्जांपल है दिस इज अ ब्लैक कार, ये वाली जो कार है वो ब्लैक है। अब यहाँ पर इस कार के ऊपर पिन पॉइंट किया जा रहा है, इसके ऊपर डिटरमाइन किया जा रहा है, थप्पा लगाया जा रहा है कि ये वाली जो कार है ये ब्लैक है। तो यहाँ पर दिस किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। दिस इज जस्ट उसको पिन पॉइंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर दिस जो है वो भी प्रोनाउन है। तो यहाँ से हमें बात समझ आती है कि भाई वो एक अधूरी डेफिनेशन है। तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स, नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, रिप्लेस भी करता है, इसी तरह वो रिफ्लेक्शन भी दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं जी। यहां पर लिखा है वाई प्रोनाउन, प्रोनाउन को इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, क्या वजह है? तो सबसे पहली वजह तो आप लोगों को पता है कि भाई प्रोनाउन को इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिपीटेशन ना हो, यानी कि आप किसी के नाम को बार बार जो दोहरा रहे हो उसको दोहराना बंद कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे साथ बैठे हो, मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं अपने दोस्त अली की बातें आपसे कर रहा हूं, और मैंने कहा मेरा दोस्त जो है वो अली है, अली एक अच्छा इंसान है, अली गरीबों की मदद करता है, अली ऐसा है, अली वैसा है। ऐसे में आपके दिमाग के अंदर मौजूद जो आपका हाइपोथैलेमस है वो बोलेगा भाई ये किस बंदे के साथ मुझे बिठा दिया कि एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जा रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें से रिपीटेशन को खत्म किया जाता है। तो इसी वजह से प्रोनाउन को नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने कहा अली इज माय फ्रेंड, और दूसरी बार मैं ये कह सकता हूं कि वो जो है गरीबों की मदद करता है, वो ऐसा है, वो है। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज वो है, तो बेसिकली यही प्रोनाउन होता है जिसको हम इंग्लिश के अंदर ही शी
शी वगैरह से इस्तेमाल करवाते हैं। दूसरी वजह प्रोनाउन की इस्तेमाल करने की ये होती है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक लड़की सारा और ये हूं मैंने सारा से कहा कि सारा, अगर सारा कल आएगी तो मैं सारा को बताऊंगा। तो ऐसे में सारा हो गई कंफ्यूज, क्या सर मेरे अलावा भी कोई सारा है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप फिर ऐसे बोलो कि सारा, अगर आप कल आओगी तो आप, तो यहां पर ये जो आप है दिस इज प्रोनाउन फॉर। चलो फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे रियल लाइफ के अंदर समझते हैं। मैंने कहा अगर आप मेरे सामने बैठे हो और आपका नाम है अली, मैंने आपसे कहा अली, अगर अली कल आएगा तो मैं अली को चाय पिलाऊंगा। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सर मेरे अलावा भी कोई अली है। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर, ऐसे में आप सिंपल ऐसे बोलो कि आप अगर कल आओगे तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो प्रोनाउन होता है ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को भी खत्म करता है। आगे बढ़ते हैं जी, आइडेंटिफिकेशन। अब नाउन को मजीद आगे समझने से पहले हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें किसी जुमले के अंदर ये नजर आता है तो इसको कैसे पहचाना जाता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, ताकि हमें थोड़ा सा फिर आइडिया हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा है कि हु नोज अली, कौन है जो अली को जानता है। अगर यही एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, सवाल आपसे पूछूं कि भाई कौन है जो अली को जानता है, तो ऐसे में आपके जवाब के अंदर किसी न किसी बंदे का नाम आएगा। हो सकता है आपने कह दिया हो कि सर अहमद है जो अली को जानता है, हो सकता है किसी ने ये कहा कि सारा है जो अली को जानती है, हो सकता है किसी ने कहा हो कि रानी, यानी कि आप बदले में नाम बता रहे हो बंदों के। तो ऐसे में वो जो नाम है तो वो तो नाउन होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस हु के अंदर वो नाम छुपे हैं। तो इसी वजह से ये जो हु है उस नामों को रिप्लेस कर रहा है, और जो नाउन को रिप्लेस करता है उसी को प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है। दूसरे एग्जाम्पल है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स केम, शागिर्दों में से, तालिबे इल्म में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आए थे। अब बहुत सारे आए थे, बहुत सारे क्या होंगे भाई, भेड़ बकरे होंगे। आपने कहा नहीं, स्टूडेंट में से ही बहुत सारे आए थे। तो यहाँ पर ये मैनी जो है इस स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा है। तो इस मैनी के अंदर स्टूडेंट की बात की जा रही है। स्टूडेंट तो नाउन होते हैं, तो नाउन को ही रिप्लेस करने वाला कौन होता है? आपने कहा वो तो प्रोनाउन होता है। सो दिस इज आपका बना प्रोनाउन। इसी तरह अगली एग्जांपल है, मैंने कहा कि ईच ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट, लड़कियों में से हर एक एब्सेंट है। हर एक कौन? हर एक लड़की। इसका मतलब है ये जो यहाँ पर गर्ल नाउन है, इस नाउन की ही बात की जा रही है इस ईच के अंदर। तो ये जो ईच है इस नाउन को रिप्लेस कर रहा है। सो दिस बिकम्स आपका प्रोनाउन। इसी तरह अगली एग्जांपल है, फ्यू ऑफ द पीपुल आर इंटरेस्टेड, ना के बराबर जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड है, यानी लोगों में से ना के बराबर जो है वो इंटरेस्टेड है। ना के बराबर कौन? सर लोग। तो यहाँ पर ये जो पीपुल है ये तो नाउन है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला ही प्रोनाउन होता है। तो ये आपका बना प्रोनाउन। अब थोड़ी सी हम जांच लेते हैं इसकी टाइप्स की। अल्दो हम इसको अलग से एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ पर टाइप्स में से मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखी है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। तो इसके अंदर ये जो आई है इसका मतलब है मैं, यू का मतलब आप। तो मैं भी इंसान, आप भी इंसान। तो बेसिकली ये आई, वी, यू जो होते हैं ये इंसानों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी वजह से इनका नाम पड़ता है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये पर्सन्स इंसानों को शो करते हैं, जिसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, ये वाला जो घर है वो मेरे घर से बड़ा है। तो इस माइन के अंदर आप अपने घर की बात कर रहे हो। तो ऐसे में ये जो हाउस है वो तो नाउन होता है, तो यहाँ पर भी आप अपने घर की बात कर रहे हो। तो नाउन को यहाँ पर रिप्लेस किया है प्रोनाउन ने, और यहाँ पर बताई जा रही है हाउस के बारे में ओनरशिप। तो जब भी आप ओनरशिप बताते हो, मिल्कियत बताते हो, विरासत बताते हो, पोजेशन बताते हो, तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं वो माइन हो गया, अवर्स हो गया, हर्स हो गया, तो ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन।
थर्ड एग्जाम्पल जी, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने अक्स को आईने के अंदर देखा। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये इस आई का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो जो ऐसे रिफ्लेक्शन दिखाते हैं प्रोनाउन, तो ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ सॉ अली, मैंने खुद अली को देखा। यानी आप अपनी स्टेटमेंट, अपने सेंटेंस के ऊपर जोर देना चाह रहे हो कि मैंने खुद देखा अली को। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ है ये इस स्टेटमेंट के ऊपर जोर दे रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ है इस जुमले के अंदर थोड़ी सी जान डाल रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है, तो एम्फसाइज कर रहा है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ता है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहां पर आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन हम इसको मजीद आगे चल के देखेंगे। इसी तरह मैंने कहा दिस इज माई पेन, तो पेन ये वाली जो है वो मेरी पेन है। तो इस पेन के ऊपर डिटरमाइन किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो इसी वजह से ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं इनका नाम पड़ता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, लड़कियों में से हर एक लड़की प्रेजेंट है। हर एक एक करके मैं सारों को प्रेजेंट बता रहा हूं। इसका मतलब है मैं एक एक करके सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं ईच, एवरी, इधर, नीदर, तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगली एग्जांपल है जी, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स केम, यानी कि शागिर्दों में से, स्टूडेंट में से बहुत सारे आए थे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये बहुत सारे कितने थे, आपको पता है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये डिफाइन नहीं है। अगर ये डिफाइन नहीं है तो ऐसी वजह से इन प्रोनाउन को कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो कि डिफाइन ना हो। इसी तरह अगली एग्जांपल है जी, अली एंड आई हेल्प्ड ईच अदर, अली ने और मैंने एक दूसरे की मदद की। यानी हम दोनों ने एक दूसरे को रेसिप्रोकेट किया, उसने मेरी की, मैंने उसकी की। तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे जी बात करें, हु टोल्ड यू दिस सीक्रेट, किसने बताया आपको ये सीक्रेट। तो यहां पर ये जो हु है पूछ रहा है, तो पूछने को इंग्लिश में कहा जाता है इंटेरोगेशन। तो ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगेन, द बॉय हु इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो मेरा दोस्त है। तो इस बॉय के बारे में बता रहा है कि ये जो लड़का है जो मेरा दोस्त है। तो इस बॉय को आगे रिलेट किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं इनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए जी अब थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने प्रोनाउन और डिटर्मिनर के बीच में जो फर्क होता है। ये डिटर्मिनर क्या होते हैं? डिटर्मिनर बेसिकली ये एडजेक्टिव की ही टाइप होते हैं, ये उसी के खानदान में से होते हैं। जिस तरीके से जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन के लिए आता है, तो इसीलिए ये जो डिटर्मिनर होता है ये भी नाउन के लिए आता है। यानी जब भी डिटर्मिनर आएगा तो उसके आगे आपको नाउन जरूर नजर आएगा, और ये जैसे ही आता है तो उस नाउन को पिन पॉइंट करता है, उसको डिटरमाइन करता है, उसके ऊपर थप्पा लगाता है। जबकि प्रोनाउन जो होता है ये जस्ट नाउन को रिप्लेस करता है, इसके आगे आपको नाउन नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, ये वाली जो पेन है वो मेरी है। तो यहां पर ये जो आपको पेन नजर आ रहा है ये तो नाउन है, और नाउन से पहले ये जो आपको दिस नजर आ रहा है दिस इज डिटर्मिनर, ना कि प्रोनाउन। जबकि यहां पर अगर हम देखें दिस इज माय पेन, ये वाली मेरी पेन है, तो यहां पर आपको दिस के आगे कोई भी नाउन नजर नहीं आ रहा, तो ये यहां पर डिटर्मिनर नहीं बल्कि यहां पर प्रोनाउन है। इसी तरह आपको दूसरी एग्जांपल नजर आ रही होगी, ईच पेन इज ब्लू, हर एक पेन जो है वो ब्लू है। तो यहाँ पर ये जो पेन है तो यहाँ पर नाउन और इससे पहले ये डिटर्मिनर, जबकि यहाँ पर मैंने कहा कि ईच ऑफ द पेन्स इज ब्लू, तो ईच के आगे आपको कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर इस ईच ने इस पेन को रिप्लेस किया है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये प्रोनाउन है। इसी तरह अवर कंट्री इज पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है ये तो नाउन है, और नाउन से पहले ये जो है वो डिटर्मिनर है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें पाकिस्तान इज आवर्स, यानी पाकिस्तान हमारा कंट्री है, और इसके आगे आपको कोई नाउन नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये आवर्स जो है वो आपका प्रोनाउन है। सिंपल बात ये है कि भाई ये जो डिटर्मिनर होता है ये नाउन के लिए आता है, जबकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। मजीद हम इसको आगे चल के और भी समझेंगे। चलिए जी अब बात करते हैं प्रोनाउन के पहले काइंड का, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन।
अब नाम से ही आपको अंदाजा हो चुका होगा कि भाई ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं पर्सन्स को दिखाते हैं, यानी कि इसके अंदर हम लोगों की बात करते हैं। मेनली इसके अंदर हम बात करते हैं आई की, वी की, यू, ही, शी, इट वगैरह की। अब बात समझिए, किसी भी मुल्क के अंदर जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत होती है, इंग्लिश के अंदर वैसी हैसियत होती है इस आई की। इसी वजह से आई आप देखोगे कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, कभी उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जब भी आता है तो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। तो इसकी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर वाली हैसियत रखी गई है और इसको इंग्लिश के अंदर एक ओहदा दिया गया है स्पीकर का, यानी कि बोलने वाला। अंग्रेजी के अंदर जब भी कोई बोलता है तो उसका ओहदा होता है आई। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है मैं आए हूं। इसी तरह दूसरा होता है लिसनर, सुनने वाला, यू, जिस तरीके से आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। और बकाया ये जो नॉन एक्टिव जिनको कहा जाता है, अब इनको पढ़ा ही क्यों जाता है, क्यों आई को स्पीकर कहा जा रहा है, क्यों यू को लिसनर कहा जा रहा है और क्यों इनको नॉन एक्टिव्स कहा जा रहा है। तो बेसिकली जब भी बातचीत की जाती है, जब भी कॉन्वर्सेशन की जाती है तो वहां पर इनका जिक्र आता है। तो समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि हमें स्पीकर लिसनर समझ आए। तो देखिए भाई, यहां पर एक है टीचर और इस क्लास के अंदर 3 है स्टूडेंट्स, एक है पियोन, एक है प्रोफेसर। अब यहां पर ये जो टीचर है वो इन बच्चों को पढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि टीचर यहां पर पढ़ाने का काम कर रहा है और यहां पर बोल रहा है। तो बोलने वाला, जिसको इंग्लिश के अंदर स्पीकर कहा जाता है, तो यहां पर ये जो टीचर होगा इसका ओहदा होगा आई का। तो यहां पर ये जो टीचर है वो आई बना। अब यहां पर ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो इस टीचर की बात को सुन रहे हैं। तो ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स होंगे वो लिसनर बनेंगे, सुनने वाले बनेंगे, और ये बनेंगे यू। इंग्लिश के अंदर लिसनर को यू कहा जाता है। अब एक और मिसकॉन्सेप्शन, लोग समझते हैं कि भाई ये जो लिसनर होता है, लिसनर उसे कहा जाता है जो कि बातों को सुनता है। नहीं, लिसनर उसे कहा जाता है जिससे आए मुखातिब होकर बात करे। अब क्लास के अंदर पियोन भी मौजूद है, प्रोफेसर भी मौजूद है। टीचर की बातें इसके कान में भी जा रही हैं, इसके कान में भी जा रही हैं, लेकिन टीचर मुखातिब सिर्फ इन्हीं से है। इसका मतलब है कि सुन तो ये भी रहे हैं लेकिन ये लिसनर नहीं है। बातचीत सिर्फ इन दोनों के दरमियान हो रही है। तो लिसनर उसे कहा जाता है जिससे आए मुखातिब होकर बात करे, ना कि जो दूसरे बंदे हैं। अब देखिए भाई, ये जो ही है, ये जो दूसरा ही है, या अगर यहाँ पर कोई औरत आ जाती शी या किसी का भी नाम आ जाता, तो आपने देखा कि सर जब भी कॉन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ बोलने वाला है और सुनने वाले हैं। यहाँ पर ये जो तीसरे बंदे हैं इनका कोई काम नहीं है। तो जब भी बातचीत की जाती है तो बातचीत के अंदर या तो बोलने वाला होगा या तो सुनने वाले होंगे या सुनने वाला होगा। ये जो होते हैं ये कॉन्वर्सेशन के अंदर सोए रहते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है नॉन एक्टिव्स। अब यहाँ तक आपको अगर उम्मीद करता हूँ बात समझ आई है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा सर ये जो आय होता है स्पीकर बोलने का काम करेगा और आय जिससे मुखातिब होगा उसी को लिसनर कहा जाएगा। और ही है, शी है, ये जितने भी आते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते कॉन्वर्सेशन के अंदर, इसी वजह से इनको कहा जाता है नॉन एक्टिव्स। अब ये जो है इसी को फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है। ये जो यू है इसी को सेकंड पर्सन भी कहा जाता है, और ये जो बकाया आए नॉन एक्टिव्स इनको थर्ड पर्सन भी कहा जाता है। अब आगे समझते हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल को। सबसे पहले हम सिंगुलर समझते हैं इस यू को। अब यू का सिंगुलर क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये टीचर है और इसके लिए ये जो स्टूडेंट्स हैं वो यू है। अब टीचर के लिए कोई लिसनर एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको नाम दे दिया ये है रानी, और टीचर ने रानी से कहा कि रानी तुम कल बैग मत लाना, इसका मतलब है कि ये दोनों लाएंगे, क्योंकि टीचर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इससे मुखातिब थी। तो अब के बार ये जो यू है लिसनर है वो यहां पर सिंगुलर बना, लेकिन अगली बार टीचर ने कहा कि तुम तीनों किताबें नहीं लाना,
तुम तीनों बैग्स मत लाना, इसका मतलब है अब के बार ये तीनों नहीं लाएंगे। तो लिसनर एक भी हो सकता है, लिसनर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है यू अपने आप में सिंगुलर भी ट्रीट किया जा सकता है और प्लूरल भी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मेनली जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हम प्लूरल को ही चूज करते हैं। अब बात करते हैं ये जो थर्ड पर्सन होते हैं। अब ही का मतलब होता है कोई भी एक लड़का, जिस तरीके से यहाँ पर ये प्योन है या प्रोफेसर है। अब आपने दोनों को जोड़ दिया तो दोनों प्लूरल बन जाएंगे और दोनों का प्लूरल बनेगा दे। इसी तरह शी है, इनके साथ शी भी आ जाएगी तो वो भी प्लूरल दे में आ जाएगी। यानी ही का, शी का, इट का, ये जो थर्ड पर्सन होते हैं इनका जो प्लूरल होता है वो होता है दे। इसी तरह अब हम बात समझते हैं थोड़ी सी आय के बारे में। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई आय का प्लूरल क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि आय का जो प्लूरल है वो वी है। आय का प्लूरल होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं स्पीकर हूं, तो क्या आप मेरा प्लूरल बनाने के लिए मुझे दो हिस्सों में डिवाइड कर दोगे? इसका मतलब है कि स्पीकर सिर्फ एक होता है, बोलने वाला सिर्फ एक होता है। फिर ये वी क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं यहां पर। तो मैंने कहा ये है प्रिंसिपल। अब यहां पर ये आया अली। अली ने बोलना शुरू किया, प्रिंसिपल को कहा कि प्रिंसिपल साहब हमें पिकनिक चाहिए, हमें पिकनिक चाहिए। बोलने वाला सिर्फ एक है। अब ये सारे नहीं बोल रहे साथ में कि हमें पिकनिक चाहिए, बोलने वाला सिर्फ ये है। ये इनको साथ में लेके कह रहा है कि सर हमें पिकनिक चाहिए। तो इस आय ने क्या किया, ही को भी अपने साथ लिया, इस ही को भी अपने साथ लिया, इस शी को भी अपने साथ लिया। यानी आय जब भी अपने साथ दूसरे बंदों को लेता है तो उसे कहा जाता है वी। हो सकता है कि इस अली ने अपने साथ इस प्रिंसिपल को भी मिलाया हो। फॉर एग्जाम्पल, इस अली ने कहा प्रिंसिपल को कि हम दावत पे चलेंगे, हम दावत पे चलेंगे, वी विल गो टू द पार्टी। अब वी के अंदर हो सकता है इस अली ने प्रिंसिपल को भी अपने साथ लिया हो, इनको तो साथ लिया ही लिया होगा, हो सकता है इसको भी अपने साथ लिया हो। तो इसका मतलब है ये जो आय होता है, आय के साथ जब अदर बंदे जुड़ते हैं तो वो वी बनाते हैं। अब इसके अंदर हो सकता है यू भी हो सकता है ही भी हो सकता है शी भी हो। तो इसका मतलब है कि ये जो वी होता है ये आय का प्लूरल नहीं होता, बल्कि जब आय अपने साथ दूसरे बंदों को साथ में लेता है तो उसी को हम कहते हैं कि भाई ये वी है। होप करता हूं यहां तक आपको बातें समझ आई होंगी। चलिए जी अब बात करते हैं इन्हीं आई वी यू ही शी के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। फिलहाल मैं इसको यहां से छुपा देता हूं ताकि आपकी जो नजर है टू द पॉइंट जाए बिल्कुल। तो देखिए, आई जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब का डूअर होता है। आपने नाउन के अंदर पढ़ा होगा, आपने वीडियोस देखी होंगी। अब ये देखिए, अब आई है, इसी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, वी का अस, यू का सेम होता है यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, नाउन भी सेम और दे का देम। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की ओर देखते हैं और समझते हैं वर्ब कॉन्सेप्ट, हाउ टू यूज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मेनली जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है, जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरीके से मैंने कहा आई या फिर मी वेंट देयर, मैं वहां गया था, तो आपने कहा सर यहां पर ये जो वेंट है ये तो वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है? आपने कहा सर वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, तो यहां पर आए क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है तो मैं मी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसी तरह वी या अस हैव अ कार, आपने कहा यहां पर ये जो हैव है दिस इज वर्ब, तो वर्ब से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वी सब्जेक्ट, ना कि अस ऑब्जेक्ट। इस तरह मैंने कहा अली मेट देम या अली मेट दे, तो यहां पर ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर देम या फिर दे, आपने कहा सर दे सब्जेक्ट होता है तो हमें यहां पर देम ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसी तरह मैंने कहा पारस स्लेप्ड हिम, पारस ने उसको चमाट लगाई, तो पारस यहां पर ये जो स्लेप है दिस इज वर्ब, वर्ब के बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट ना के सब्जेक्ट, तो यहां पर ही नहीं आना चाहिए, ही का हिम आना चाहिए। चलिए जी अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि इसके अंदर हम किसी को कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि जाओ जाके पानी लेकर आओ, इस काम को करो। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब ये सेंटेंस है डू दिस वर्क, इस काम को करो, दिस इज इंपेरेटिव। तो इससे पहले आपको तो सब्जेक्ट नजर ही नहीं आया। तो होता क्या है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं
तो जब बोलने का काम किया जाता है वो तो पता है, वो स्पीकर करता है। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट स्पीकर होता है वो तो आई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डू दिस वर्क, तो मैंने कहा तो कहने वाला स्पीकर, तो स्पीकर आए। अब मैंने आपसे कहा डू दिस वर्क, तो आपसे कहा तो आई जिससे मुखातिब होता है उसी को तो यू कहा जाता है। तो जब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्पीकर इसका होता है आई, और जिससे आई मुखातिब होता है वही होता है यू। अब मैंने आपसे कहा डू दिस वर्क, तो करोगे भी तो आप ही, तो इसका मतलब है इसका डूअर भी आप ही बनोगे, यू बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका जो डूअर होता है वो यू होता है, जो कि हिडन होता है। तो सिंपल बात ये है कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका जो डूअर होता है वो यू होता है, जो कि हिडन होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा हेल्प हर या हेल्प शी टू डू दिस वर्क, तो आपने कहा कि सर ये हेल्प तो वर्ब है, इसका जो डूअर है वो तो यू है जो कि छुपा हुआ है, तो आगे तो फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो फिर हर आना चाहिए ना कि शी होता है सब्जेक्ट। इसी तरह मैंने कहा अलाउ हिम या ही टू हेल्प हर या फिर शी, तो आपने कहा सर अलाउ वर्ब है, तो इसका जो डूअर है वो तो छुपा हुआ है जो कि है यू, फिर अलाउ हिम आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना कि ही आना चाहिए, तो इसको काट के हमने हिम ऑब्जेक्ट लिखा, और आगे आपने देखा कि हेल्प वर्ब है और वर्ब के आगे भी हमें फिर हर चाहिए ना कि शी चाहिए। इसी तरह लेट हिम या ही कॉन्टेक्ट हर, तो लेट वर्ब होती है और वर्ब के आगे हमने ऑब्जेक्ट लेना है, तो हिम बोलेंगे ना कि ही बोलेंगे। इसी तरह हमने आगे देखा कि लेट अली एंड आई या मी गो देयर, तो आपने कहा लेट जो होती है वो वर्ब होती है और वर्ब के आगे हमने अली ऑब्जेक्ट लिया, तो एंड आगे भी ऑब्जेक्ट ही लेगा, तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, मी बोलेंगे ना कि आई बोलेंगे। अगली एग्जाम्पल है अली एंड मी या फिर आई विल डू इट, तो आपने देखा अब के बार ये जो वर्ब है वो यहाँ पर है, तो उससे पहले तो सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर अली अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हमारे पास आई होना चाहिए ना कि मी होना चाहिए। होप करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होगी। मजीद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये प्रीपोजिशन बीच में प्रोनाउन के अंदर कहाँ से आ गया, तो बेसिकली ये लिंक करता है और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि थ्रू आउट आपकी ग्रामर के अंदर बहुत ज्यादा काम देता है और इससे बहुत ज्यादा एरर भी बनते हैं। अब समझ लेते हैं प्रीपोजिशन को। अब आप लोगों को पता है कि ये जो प्रीपोजिशन होती है वो रिलेटिंग वर्ड होती है, यानी कि रिलेट करने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये हाथ है और मैंने इसके ऊपर रखी ये पेन, तो इस पेन का मेरे हाथ के साथ रिलेशन बताने के लिए मुझे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा द पेन इज माई हैंड, आप बोलोगे नहीं सर आपने ऐसे कैसे कह दिया द पेन इज माई हैंड, आपने ऐसे कहना है द पेन इज इन माई हैंड, मेरे हाथ में। तो यहाँ पर ये जो इन है ये बेसिकली प्रीपोजिशन है, हम दोनों का रिलेशन बनाने के लिए आई है। इसी तरह ये जो प्रीपोजिशन होती है अगर इसकी जरूरत होगी तब ये जुमले के अंदर आपको नजर आएगी, अदरवाइज ये टांग नहीं अड़ाएगी। अब मजीद एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया था। अब यहाँ पर ही आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको वर्ब एट नजर आ रही है और आगे इसका ऑब्जेक्ट आया है कि उसने एक एप्पल खाया था। सिंपल बात, यहाँ पर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़े तो प्रीपोजिशन आई भी नहीं। अब दूसरी एग्जाम्पल है शी प्लेज फुटबॉल, उस लड़की ने फुटबॉल, वो लड़की फुटबॉल खेलती है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट। सो यहाँ पर प्रीपोजिशन की अगेन जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरा जुमला है, मैंने कहा ही वेंट अली, वो गया अली, आप बोलोगे नहीं सर गड़बड़ है, क्यों, वो अली गया नहीं, वो अली के पास गया। इसका मतलब है ये वाली वर्ब इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन नहीं बना पा रही, तो रिलेशन बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन का। होता क्या है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का होता है। एक तो बनेगा ये वर्ब का, अगर वो ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, उससे रिलेट नहीं कर रहा, तो वो दूसरी कंडीशन में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यानी इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो ही चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक वर्ब दूसरा प्रीपोजिशन। तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अगर इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा तो फिर
हमें पता है कि हमारे पास प्रीपोजिशन आएगी, तो मैंने कहा ही वेंट अली नहीं, ही वेंट टू अली। तो टू ने इस वेंट को इस अली के साथ रिलेट कर लिया, तो अब के बाद यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन और उसके बाद ये इसका आया ऑब्जेक्ट और सेंटेंस अपने आप में रिलेशन बना गया और सेंटेंस अपने आप में करेक्ट लगने लगा। अब कौन सी वर्ब होती है जो कि ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट नहीं करती, वर्ब का टॉपिक है, तो हम उसको वर्ब के अंदर समझेंगे। अब आगे बात समझते हैं। देखिए, ये जो प्रीपोजिशन होता है, जब भी इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन आएगी तो हमेशा उसके बाद आपको उसका ऑब्जेक्ट नजर आएगा। और ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, पूरी ग्रामर के अंदर और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो नाउन और प्रोनाउन होता है इसी की औकात होती है सब्जेक्ट बनने की या तो फिर ऑब्जेक्ट बनने की। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था नाउन के अंदर फ्रेज के बारे में। ये जो फ्रेज होता है ये होती है एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट नजर आएगा या तो फिर आपको वर्ब नजर आएगा, दोनों साथ में नजर नहीं आएंगे। अब बात आगे समझते हैं। ये जो प्रीपोजिशन है इंग्लिश के अंदर, जब भी आपको प्रीपोजिशन नजर आएगी तो हमेशा उसका आपको आगे ऑब्जेक्ट भी नजर आएगा। और पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसके अलावा ना कंजंक्शन होगा, ना आपकी वर्ब होगी, ना एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं जिनकी औकात होती है या तो सब्जेक्ट बनने की या तो ऑब्जेक्ट बनने की। तो इसी वजह से प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो फिर प्रोनाउन। अब मैंने आपको समझाया था नाउन के अंदर फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है जिसके अंदर या तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा या तो फिर आपको वर्ब मिलेगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। अब यहां पर आपने देखा प्रीपोजिशन आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो साथ में नजर भी नहीं आ रहे और अपने आप में एक कलेक्शन भी बन रही है। एक वर्ड बनेगा प्रीपोजिशन, दूसरा बनेगा उसका ऑब्जेक्ट, तो ऐसे में ये बन जाएंगे ग्रुप, कलेक्शन। तो इसी कलेक्शन को कहा जाता है फ्रेज। अब ये जो फ्रेज है प्रीपोजिशन से बना है तो इसी को कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब पूरी इंग्लिश के अंदर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ये दो तरीकों से काम करता है। या तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा या तो फिर ये एडवर्ब का काम करेगा। ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब को तलाश करने के लिए हम तीन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, या तो व्हेन का, या तो वेयर का, या तो हाउ का। यानी अगर हमने एडवर्ब ढूंढना है या एडवर्ब फ्रेज ढूंढना है तो हम इनका सहारा लेते हैं। जबकि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, आपको पता है एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल डालता है, तो जब हमने इसको ढूंढना होगा तो हमने वो चीजें वहां पर चेक करनी होगी। तो मैं समराइज कर देता हूं। जब प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा और ये बनाएंगे एक फ्रेज। वो फ्रेज बनता है प्रीपोजिशन से, तो इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये दो तरीकों से काम करता है एडवर्ब फ्रेज। अगर एडवर्ब फ्रेज को ढूंढना होगा तो व्हेन, वेयर, हाउ का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा तो कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल डालेगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, अब मजीद एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं चीजों को। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखी है, ही वेंट टू अली, वो अली के पास गया था। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टू को अगर खत्म कर दिया तो यहाँ पर सेंटेंस रिलेट ही नहीं करेगा। तो आपने कहा नहीं ही वेंट अली, नहीं ही वेंट टू अली। तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन जैसे आई तो उसने अपना ऑब्जेक्ट संभाला, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब मैंने आपको बताया कि जब प्रीपोजिशन आएगी, ऑब्जेक्ट लेगी, तो एक वर्ड बना ये, दूसरा बना ये, तो अपने आप में ये बनी एक फ्रेज, एक कलेक्शन। अब ये प्रीपोजिशन से बनी है तो ऐसे में हमने इसको कह दिया कि ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रीपोजिशन आएगी, ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, वो एक फ्रेज बनाएगी जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। अब ये दो तरीकों से काम करेगा, या तो एडजेक्टिव की तरह या तो फिर एडवर्ब की तरह। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर एडवर्ब फ्रेज है। तो मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की ही वेंट। मैंने कहा ही वेंट और मैंने यहाँ पर ऐसे छुपा दिया, मैंने कहा ही वेंट। आप बोलेंगे ही वेंट वेयर, वो कहाँ गया था? तो
तो मैंने कहा ही वेंट टू अली, तो वेयर के आंसर में आपको ये सारी की सारी फ्रेज मिली। तो इसका मतलब तो ये है कि फ्रेज अगर वेयर का आंसर दे, वेन का आंसर दे या फिर हाउ का आंसर दे तो वो हमेशा एडवर्ब फ्रेज होती है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है वो एडवर्ब फ्रेज का काम कर रही है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है हमारे पास द फ्रेंड ऑफ अली इज अ बिजनेसमैन। अली का जो फ्रेंड है वो बिजनेसमैन है। तो मैंने यहाँ पर देखा प्रीपोजिशन जो कि ऑफ है और उसके बाद उसका आया ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर अली है और इसने एक बनाई कलेक्शन, एक दो वर्ड बनी कलेक्शन, यानी कि फ्रेज। कैसी फ्रेज है? प्रीपोजिशन से बनी है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब मुझे चेक करना है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो मैंने कहा फ्रेंड इज अ बिजनेसमैन, फ्रेंड जो है बिजनेसमैन है। आपने कहा सर किसका फ्रेंड? मैंने कहा अली का फ्रेंड। तो ये जो सारी की सारी चीज आपको नजर आ रही है ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इस फ्रेंड के बारे में बता रही है। ये जो फ्रेंड है, कौन है फ्रेंड? ये अली का फ्रेंड है। तो ये ऑफ अली जो है वो इस फ्रेंड के बारे में बता रही है। और फ्रेंड तो नाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है। अब यहाँ तक मैं आपको फिर से समराइज करता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश के अंदर आता है। तो इसी वजह से मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा प्रीपोजिशन आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा, वो एक फ्रेज बनाएगी जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। अब यह तो काम करेगा एडजेक्टिव का या तो काम करेगा एडवर्ब का। याद रखिएगा जब भी ये कंडीशन होगी तो ऐसे में ये जो होती है सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये फजूल बात होती है। ये जो ना हम जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज के लिए, ये नेसेसरी नहीं होती। तो यहां पर मैंने आपके सामने लिखा कॉन्सेप्ट, वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नॉट प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी जब भी इंग्लिश के अंदर जो वर्ब होती है उसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो वर्ब इस्तेमाल की जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। प्रीपोजिशनल इज एक्स्ट्रा, उसके साथ इसका कोई लेन देन नहीं होता। तो एग्जांपल आपने देखी होगी, विद कॉमन प्रीपोजिशन है, विदाउट, टुगेदर विद, ये सारी की सारी कॉमन प्रीपोजिशन है। तो मैंने कहा अली विद हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। अली जो है वो अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर इसने देखा ये जो फ्रेंड्स है ये तो प्लूरल है तो मैं इसको आर पे टिक कर देता हूं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो यहां पर जैसे ही आपने देखा कि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ये बनी एक सारी की सारी कलेक्शन। जैसे हमने कहा प्रीपोजिशनल फ्रेज और मैंने कहा ये हमेशा एक्स्ट्रा होती है। तो ये अगर एक्स्ट्रा है तो हमारा इससे कोई लेना देना थोड़ी ना है। हमने कहा अली आ रहा है, अली इज कमिंग, ना कि अली आर कमिंग। तो आपने यहां से इस आर को काटा, अली इज कमिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो एग्जामिनर क्या करता है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं आपको बीच में लगा कर देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर मैं इसको यहां से फॉर एग्जांपल हटा भी दूं, मैंने इसको यहां से ऐसे हटा भी दिया, अब तो आप समझ जाओगे अली इज कमिंग और मैंने कहा विद हिज फ्रेंड्स और इसी को बीच में घुसा दिया। तो इसका मतलब है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बड़े बड़े बीच में डाले जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, आई टुगेदर विद माई कलीग्स इज आर या एम कमिंग। तो आपने कहा टुगेदर तो प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये सारा इसका ऑब्जेक्ट आया तो ये सारा का सारा बना प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये तो बनती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर कलीग्स यहाँ पर प्लूरल है सिंगुलर है मुझे इसे क्या लेना देना, वर्ब जो आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो अगर यहाँ पर आई है तो आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, टुगेदर विद माई कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ। तो इसी को आप आखिर में इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें। तो कंफ्यूज करने के लिए मजीद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरी प्रीपोजिशन आती है बिटवीन। अब बिटवीन भी प्रीपोजिशन होती है। अब बिटवीन के साथ कंपाउंड बनता है एंड का। तो अगर बिटवीन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन अली एंड हरियाशी। तो आपने कहा सर बिटवीन प्रीपोजिशन, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एंड आएगा तो आगे सेंस भी तो सेम कैरी करेगा ना।
तो अगर बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट हो तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि शी आना चाहिए। सो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अली एंड हर, ना कि शी। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट पेन्स बिटवीन आई, मी या हिम एंड ही। आपने कहा सर ये जो प्रीपोजिशन है बिटवीन, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पर मी आना चाहिए, एंड हिम आना चाहिए, ना कि ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोथ, बोथ प्रीपोजिशन नहीं होता। मैंने कहा बोथ अली एंड आई या फिर मी इज आर एम कमिंग। तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये कमिंग तो वर्ब यहां पर है, तो उस वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट आता है, तो हम मी का क्यों इस्तेमाल करेंगे, हम आई का इस्तेमाल करेंगे। और अगर यहां से आई है तो यहां से अली सब्जेक्ट है, तो यहां से सब्जेक्ट, तो अली एंड आई तो दो हुए, तो दो की वजह से आर, ना कि इज। इसी तरह ही सॉ बोथ अली एंड मी या फिर आई, तो अब के बार वर्ब यहां पर है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, तो अली अगर ऑब्जेक्ट है तो आगे भी तो फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना। होप करता हूं आपको चीजें समझ आती होंगी। सो दिस इज मी, ना कि आई होना चाहिए। अब बात थोड़ा सा समझते हैं बट के बारे में। बट जो होता है कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह ये प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जब ये बट इस्तेमाल होता है कंजंक्शन की तरह, तो ये करता है चीजों को जोड़ने का काम, सेंटेंस को जोड़ने का काम, और तब इसका मतलब आता है लेकिन से, पर से, मगर से। जब ये प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन तो पता है आपको रिप्लेस करता है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको पता है कि ये रिलेट करने के लिए आता है चीजों को, तो तब इसका मतलब होता है सिवाय। यानी बट अगर कंजंक्शन का काम करेगा तो इसका मतलब आएगा लेकिन से, प्रीपोजिशन का काम करेगा तो इसका मतलब आएगा सिवा, बिना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई मेमोराइज्ड, मैंने याद किया था, बट आई फॉरगॉट, तो मैं भूल गया। तो बट यहां पर आप देखोगे कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि यहां से इस सेंटेंस को और यहां से इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहां पर इसका मतलब क्या आ रहा है, लेकिन। मैंने याद किया लेकिन मैं भूल गया, तो यहां पर ये कंजंक्शन बना। मैंने कहा देयर इज नो मैन बट, अब फिलहाल हम इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, हम इसको आगे समझेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। मैंने कहा देयर इज नो गोट बट अल्लाह, तो यहां पर आपने देखा बट के आगे हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं है जिसको हम जोड़ें, तो बट के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है बट यहां पर प्रीपोजिशन है जिसने अपना ऑब्जेक्ट लिया। अब देखिए, तो जब ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं तो इसका मतलब आता है सिवाय। तो मैंने कहा देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं, बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा नो बटी बट हिम या ही एंड हिज फ्रेंड्स इज या आर एब्सेंट। तो होता क्या है, आपने कहा कि सर नो बडी इज प्रेजेंट, दिस इज एक्स्ट्रा। आपने देखा बट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, उसके बाद हिम आना चाहिए, ना कि ही आना चाहिए, और उसके बाद एंड हिज फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे जो है दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो नो बडी के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नो बडी इज प्रेजेंट बट हिम एंड हिज फ्रेंड्स। मतलब नो बडी इज प्रेजेंट, सॉरी नो बडी इज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं, बट हिम एंड हिज फ्रेंड, उसके और उसके दोस्तों के अलावा या सिवा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा वर्ड आता है लाइक। लाइक एक काम करती है वर्ब का। अगर वर्ब का काम करेगी तो ऑब्वियसली ये क्या करेगी, एक्शन दिखाएगी। जबकि प्रीपोजिशन का काम करेगी तो ये चीजों को रिलेट करेगी। एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा शी लाइक्स एप्पल, वो एप्पल को लाइक्स करती है, पसंद करती है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो है ये वर्ब है, क्योंकि आपने देखा ये जो शी है दिस इज सिंगुलर, और यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है, और यहाँ पर इसका ये ऑब्जेक्ट आया है कि वो उसको पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर लाइक, मैंने कहा शी लाइक मी या आई इज या एम अ टीचर। तो आप बोलेंगे सर लाइक यहाँ पर अगर वर्ब होती तो शी के अकॉर्डिंग इसके साथ एस आता, या तो फिर अगर पास्ट में होती तो लाइक्ड होता। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं तो फिर ये प्रीपोजिशन होगी। तो यहाँ पर हमने लाइक के बाद मी लिखना है, ना कि आई लिखना है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ये बनती है सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब है शी इज अ डॉक्टर, ना कि एम अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर लाइक मी, वो मेरी तरह डॉक्टर है। तो अगर आप इसको आखिर में लेके जाएंगे शी इज अ डॉक्टर लाइक मी, शी लाइक मी एज अ डॉक्टर। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन है ठीक।
चलिए जी, बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, ये क्या होते हैं। तो समझने के लिए हम पहले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। आपके सामने जुमला है, हिज हाउस इज बिगर देन यू, उसका घर आपसे बड़ा है। तो आपने अचानक से कहा, नहीं सर ऐसे कैसे होगा कि इसका घर मेरे से कैसे बड़ा होगा, इसका घर मेरे घर से बड़ा होगा। तो यहां पर ये जो है दिस जुमला इज गलत। तो हिज हाउस इज बिगर देन यूर हाउस होना चाहिए, ना कि यू होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस हाउस का इस हाउस के साथ किया गया है कंपैरिजन। अब यहां तक तो जुमला ठीक है, लेकिन दिस इज रिपीटेशन। अब बार बार दोहरा रहे हो हाउस को। प्रोनाउन पढ़ते ही इसी वजह से ताकि रिपीटेशन को खत्म किया जाए। तो आपने देखा सर यहां पर अगर हाउस खत्म, सॉरी हाउस, और तो आपने देखा यहाँ पर हाउस रिपीट हो रहा है। तो इसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो यूअर है और यहाँ पर ये जो हाउस है, ये तो नाउन है और नाउन से पहले डिटर्मिनर। तो बेसिकली ये डिटर्मिनर और ये जो नाउन होता है यही मिलके बनाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपने कहा सर इसके बजाय हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूअर्स। अब यहाँ पर यूएस के अंदर जो सेंस है वो हाउस का ही है, क्योंकि इसके अंदर वो हिडन सेंस है। तो हिज हाउस इज बिगर देन यूएस, अब के बार ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बनेगा पजेसिव प्रोनाउन बनेगा। अब पजेसिव प्रोनाउन उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पोजीशन दिखाता है, ये मिल्कियत, विरासत, ओनरशिप दिखाता है। तो इस यूएस के अंदर बताई जा रही है इस हाउस की ओनरशिप। तो हिज हाउस इज बिगर देन योर्स। इसी तरह मैंने कहा हिज कार इज मोर एक्सपेंसिव देन मी। आपने कहा सर मी नहीं, माइन। अब यहाँ पर माइन के अंदर क्या छुपा है, इसके अंदर छुपा है माई कार। तो यहाँ पर ये जो है नाउन और नाउन ये है डिटर्मिनर। तो इसी को छुपाने के लिए हमने माइन का इस्तेमाल किया ताकि हमारी रिपीटेशन ना हो। तो हिज कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन, मतलब मेरी कार से। तो दिस इज पजेसिव प्रोनाउन। योर्स आपकी कार से, अवर्स हमारी कार से, हज उस लड़की की कार से, हिज उस लड़के की कार से, देयर्स उनकी कार से। अब यहाँ पर मैंने इसको स्टार मार्क क्यों किया है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अपनी टेबल को देख लेते हैं, जो हमने टेबल बनाई थी पजेसिव प्रोनाउन की। हम इस टेबल को देखते हैं तो हमारे पास ये जो टेबल बनाई थी हमने, तो यहाँ पर आप देखोगे आई का जो ये पजेसिव प्रोनाउन है वो माइन है। इसी तरह वी का अवर्स, यू का यूअर्स। अब आप यहाँ पर देखोगे इसका डिटर्मिनर ये भी सेम है और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन है ये भी, कि ये दोनों सेम होते हैं। इन सारों ने तो चड्डी पहन ली, इसने चड्डी नहीं पहनी, तो इसी वजह से ये थोड़ा अजीब लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पर ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये पजेसिव डिटर्मिनर नहीं बल्कि पजेसिव प्रोनाउन है। होप करता हूँ यहाँ पर आपको चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पजेसिव प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं हिज, माइन, हर्स, तो ये आपके सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। मैंने कहा हिज हाउस इज बिगर देन माइन। तो यहाँ पर हाउस की बात की जा रही है कि इसका घर मेरे घर से बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो इज है दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब है कि ये जो हिज है ये सारा का सारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका मतलब है ये माइन भी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपेरिजन किया जाता है। इसी तरह मैंने कहा ही स्पेंट हिज मनी, उसने अपने पैसे खर्च कर लिए, एज वेल एज माइन, मेरे भी खर्च कर लिए। तो यहाँ पर वर्ब यहाँ पर है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब के बार इसका मतलब है कि उसने अपने पैसे खर्च किए और मेरे भी किए। तो माइन के अंदर जो मेरे पैसे हैं, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, माय बुक इज न्यू, मेरी जो बुक है वो न्यू है। तो यह यहाँ पर डिटर्मिनर और यहाँ पर ये नाउन, तो इसी को मैंने माइन लिखा, माइन इज अ न्यू बुक। तो यहाँ पर अगर एक किताब है तो यहाँ पर भी तो एक ही किताब की बात की जा रही है, तो माइन यहाँ पर सिंगुलर। माय बुक्स आर न्यू, मेरी किताबें नए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा माइन आर न्यू बुक्स। तो यहाँ पर ये प्लूरल, ज्यादा किताबों की बात की जा रही है माइन के अंदर। इसी तरह हर कार इज ब्लैक, उसकी कार ब्लैक है, सिंगुलर। हर्ज इज अ ब्लैक कार। इसी तरह हर कार्स आर ब्लैक, हर्ज आर ब्लैक कार्स, तो यहाँ पर प्लूरल। हिज, अब हिज ये वही हिज है जो कि अपनी शक्ल चेंज नहीं करता, तो यहाँ पर आपने देखा हिज। तो यहाँ पर ये जो हिज है ये डिटर्मिनर और ये दोनों साथ में एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ये जो हिज है
हिज कार, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर ये वाला है, जबकि यहाँ पर हमने हिज जो लिखा है वो ये वाला है, तो हिज इज एन एक्सपेंसिव कार, तो यहाँ पर ये सिंगुलर बनेगा। इसी तरह हिज बाइक्स आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर ये जो है दिस इज डिटर्मिनर ये वाला, और हिज आर एक्सपेंसिव कार्स, तो यहाँ पर ये वाला है और यहाँ पर ये प्लूरल बनेगा। थोड़ा अजीब जुमला है लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक है। होप करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। चलिए जी, बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कहीं भी आपको नजर आए नाउन और उस नाउन से पहले आपको नजर आए आर्टिकल द, तो इस द की वजह से हम आगे जो केस लेते हैं ऑफ के बाद वो लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वजह ये होती है, ये जो आर्टिकल द होता है वो किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ों को बनाता है खास। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो किसी दुकानदार के पास और आप उसे कहते हो कि मुझे द बुक चाहिए, तो ऐसे में द बुक आप किसी खास बुक की तरफ इशारा कर रहे हो जिसके बारे में आपको भी पता है और उस शॉपकीपर को भी पता है। तो द चीज़ों को बनाता है खास, तो इसी वजह से आगे वाला जो केस आता है ऑब्जेक्टिव आता है जो कि चीज़ों को खास बनाता है। अब ये जो द है, द के बाद जो आने वाला नाउन होता है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उर्दू के अंदर का के एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर एक जुमला है द कार ऑफ अली, आप अलीज नहीं बोलोगे क्योंकि अलीज ये जो होता है पजेसिव केस होता है। हमने द की वजह से यहाँ पर जो केस लेना है वो लेना है ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होगा अली की कार। इसी तरह द कार ऑफ हिम बोलेंगे, इसी तरह हम बोलेंगे द कार ऑफ हिम, ना कि हिज। हिज होता है आपका पजेसिव केस, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लेना है। या मी कहो या अस कहो या हर कहो या हिम कहो। द कार्स ऑफ हिम, अब अली की कारें, तो यहाँ पर आप नाउन प्लूरल भी ले सकते हो। होप करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास दूसरा केस है, अगर आपको कहीं नाउन नजर आए, उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल अ या एन नजर आए, तो इस अ या एन का मतलब होता है कोई भी एक। तो इस अ या एन की वजह से ये जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, और इसके बाद आप लोगे पजेसिव केस ना कि ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आता है सिलेक्शन के लिए। क्या करते हो आप? चीज़ों को सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहना है कि भाई अली की कारों में से कोई एक कार, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इस कार को। तो होता क्या है कि जब भी आप आगे वाला पजेसिव केस लेते हो तो वो जो केस होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। वजह यह कि जब सिलेक्ट किया जाता है तो ज़्यादा में से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पेन है, मैंने आपसे कहा कि इसको सिलेक्ट करो, तो आप बोलोगे सर दिस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, ये पहले से ही सिलेक्ट है। लेकिन अगर मैंने इन चीज़ों को बढ़ाया और अब मैंने आपसे कहा कि अब आप सिलेक्ट करो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि चीज़ों को सिलेक्ट तब किया जाता है जब चीज़ें ज़्यादा हों। तो इसी वजह से जब ये केस आता है तो इस ये करता है सिलेक्ट किसी भी एक नाउन को, तो आगे वाला जो पजेसिव केस होना चाहिए वो भी प्लूरल होना चाहिए। अब मैंने कहा अ कार ऑफ अली या फिर अलीज, आपने कहा कि सर यहाँ पर अलीज आएगा, अली नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमने कहा अली की कारों में से कोई एक कार। इसी तरह अ कार ऑफ हिम नहीं बोलेंगे, हम हिज बोलेंगे। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, हमने सिलेक्शन करनी है तो यहाँ पर हमने पजेसिव केस लेना है। तो अ कार ऑफ हिज, अब यहाँ पर तो दिस इज हिडन, आगे कोई नाउन नहीं है, आपको प्लूरल का पता नहीं चल रहा। लेकिन ये स्ट्रक्चर मैंने अगर यहाँ पर खोल दिया, मैंने कहा कि अ कार ऑफ अलीज कार या अलीज कार, तो ये बात वही बन जाएगी जो मैंने अभी आपसे कही कि सिलेक्शन के लिए ज़्यादा का होना लाजमी होता है। तो हम बोलेंगे अली की कारों में से एक कार, ना कि एक कार में से एक कार। दिस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अ कार ऑफ हिज कार्स बोलेंगे, ना कि कार बोलेंगे। यानी कि मैं सम कर देता हूं कि अगर आपको नजर आए अ नाउन और ऑफ पर पोजीशन, तो ये जो चीज़ होती है सिलेक्शन के लिए आती है, तो सिलेक्शन के लिए चीज़ें ज़्यादा हों, इसी वजह से। अ कार ऑफ अलीज, ना कि अली। इसी तरह अहमद, इसी तरह साराज, वॉट एवर, क्योंकि यहाँ पर हमें हिडन सेंस होता है। अगर हम इसको खोलेंगे तो इस तरीके से बात बनेगी। अब करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं।
चलिए जी आगे की बात करते हैं पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। किस तरीके से ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई वी यू, इनको हम अरेंज करें। हम अपनी मर्जी से इनको अरेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे वी लगा दिया, यू लगा दिया, तो इनके भी कुछ केसेस होते हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपको इंग्लिश के अंदर सिखाती है मैनर्स, कि किस तरीके से आप एक कम्युनिकेशन स्किल के अंदर अपने सोशल वे के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मेरे पास एक है चिप्स, और इस चिप्स को मैं खा रहा हूँ, और मैंने इसको आधी खा ली, और आधी खाने के बाद मैंने कहा क्या आप लोग खाओगे? तो ऐसे में आप बोलेंगे सर आप तो बड़े बदतमीज हो। वजह ये है कि सर आपने आधी खा ली, उसके बाद हमसे पूछ रहे हो, दिस इज इंसल्ट। वजह यह है कि जब भी आप कोई चीज खा रहे हो तो हमेशा आप पहले दूसरों को कहो, उसके बाद आप खाओ। यानी जब भी आपको रिस्पेक्ट देनी है, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव हो, तो हमेशा अपने आप को पहले मेंशन नहीं करना, पहले आगे वाले बंदे को मेंशन करना है, उसके बाद तीसरे बंदे को मेंशन करना है, उसके बाद अपनी बारी लानी है। यानी जब भी केस ऑफ रिस्पेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन को पहले रखते हैं यानी यू को, उसके बाद थर्ड पर्सन को यानी कि ही शी दे वगैरह, और उसके बाद अपना नाम लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटेंस है आई यू एंड शी वन द मैच। मैंने, आपने और उस लड़की ने इस मैच को जीता। तो यहां पर आप बोलोगे सर क्यों, मैच तो तीनों ने जीता ना, जरूरी आप अपना नाम पहले लें। आप पहले यू को रखें, उसके बाद शी को रखें, उसके बाद अपना नाम लें। दिस इज मैनर्स। तो यू शी एंड आई वन द मैच। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, ये वाला गलत है। लेकिन होता क्या है, जब सेंटेंस के अंदर आपको नजर आए वी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसके अंदर होते हैं आई प्लस अदर्स। यानी आई के अंदर यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। इन केस ऑफ वी हमेशा आपने फर्स्ट पर्सन को पहले रखना है, उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड को रखना है। क्योंकि अगर आपने इनको लास्ट में भेज दिया तो होगा क्या, आप तो पीछे जाओगे ही जाओगे। इनके अंदर जो ही यू शी भी है वो भी क्या चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जुमला है ही यू एंड वी वन द मैच। अब आपने देखा सर यहाँ पर वी आया, आई के अंदर तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, तो इस केस के अंदर सारे पीछे हो जाएंगे। तो इसी वजह से इस वी को पहले रखा जाता है, वी, फिर उसके बाद आपने सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड रखना है, और उसके बाद आपने इस तरीके से जुमले को लेके जाना है। अब ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। बेसिकली जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं होती, वहाँ पर जस्ट लिखा होता है कि आपने 2, 3, 1 को 2, 3, 31 की धारा को बस फॉलो कर देना है ब्लाइंडली। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने समझी क्योंकि हमें वी का कॉन्सेप्ट पता था। आगे बढ़ते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर होता क्या है, आपने हमेशा अपने आप को पहले दिखाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर झगड़ा होता है और वहां पर मैं भी मौजूद हूं और आप भी मौजूद हैं, अब हमको पुलिस पकड़ के ले गई और वहां पर मैंने ये कह दिया कि सर इसने, उसने और मैंने इस लड़के को मारा है, तो अब के बार आप चीख उठोगे। जब गलती हो रही है तो आप अपना नाम बाद में ले रहे हो और हमारा नाम पहले ले रहे हो। तो इसी वजह से दिस इज अगेन मैनर्स। तो होता क्या है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो हमेशा अपना नाम पहले लिया जाता है। भाई हाँ, मैंने भी किया, इसने भी किया, उसने भी किया। तो जब नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन को फॉलो करना होता है। तो यू, ही एंड आई ब्रोक दिस चेयर। आपने, उसने और मैंने ना, दिस इज रॉन्ग। आपने अपने आप को पहले रखना है। आई, यू एंड ही ब्रोक दिस चेयर। होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की। हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है, हम बात करेंगे कंबाइंड सब्जेक्ट की। किस तरीके से कंबाइंड सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जब भी आपके पास यू आता है तो आपको पता है तो उसका तो जो हमारे पास डिटर्मिनर बनेगा वो योर बनेगा। जैसे कि यू डिड योर बेस्ट आप बोलेंगे। इसी तरह आई के साथ कोई भी जुड़ जाता है तो हमेशा आप बोलेंगे अवर। आई एंड यू, ही लोस्ट अवर चांस। आई के साथ कोई भी हो तो आपको पता है अवर ही होगा। यू के साथ अगर कोई भी थर्ड पर्सन आता है तो आप क्या बोलेंगे, यू एंड शी डिड योर बेस्ट।
अगर आप ऐसे बोलेंगे थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर लगाएंगे तो ऐसे में आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यूर के अंदर वो भी शामिल हो जाएंगे। आपने ऐसा नहीं कहना कि यू एंड शी डिड हर बेस्ट या देयर बेस्ट, हमेशा अपना यूर लेना है ताकि उसके अंदर वो दूसरे भी शामिल हो जाए। इसी तरह अगर ही के साथ ही या शी कुछ भी जुड़ जाता है यानी थर्ड पर्सन आपस में आ जाते हैं तो उनका हमेशा देयर बनता है। आप तीसरे बंदों की बात करते हैं, ये चीज़ें आपको आती होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूज ऑफ इट की। अब इट, दिस इज अगेन, ये जो आपका प्रोनाउन है ये आपकी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको जब टेबल बनवाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर ये जो इट था वहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कि हमारा यहाँ पर इट भी मौजूद है। तो अगेन ये इट मैंने आपको अलग से इसी वजह से पढ़ाया क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे जुदा है। तो देखिए, अब यूज़ ऑफ इट के अंदर सबसे पहले इसका यूज़ ये इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए तब जब वो लोग हों अननोन हो, यानी उनका जेंडर आपको पता ना हो। अब उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई भी ऐसा अननोन जेंडर हो सकता है आपको पता नहीं। उसके अंदर कोई भी कॉमन नाउन हो सकता है जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी बेबी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा इट इज़ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस बच्चे के जेंडर की आपको नहीं पता। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे पहचानने के अंदर नहीं आते। अगर आप किसी के घर में गए हो, वहाँ पर बच्चा रो रहा है झूले के अंदर और आपको पता नहीं कि ये लड़का है लड़की है, तो आप कह सकते हो इट इज़ अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, इट इज़ क्राइंग। इसी तरह अननोन जेंडर की बात करें तो अननोन जेंडर के अंदर क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको कॉल आई अननोन नंबर से और वहाँ से वो बात ही नहीं कर रहा, अब आपको पता ही नहीं है कि लड़का या लड़की है, तो आप सिंपली कह देते हो हु इज़ इट, कौन है भाई। इसी तरह कभी दरवाज़ा नॉक होता है, आपको पता नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, तो सिंपली आप कह देते हो हु इज़ इट, तो वहाँ पर ये जो इट होता है उन अननोन को दिखाता है। इस तरह कॉमन नाउन की बात करें, द स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क, हर वर्क, इट्स वर्क, या फिर इसी तरह आगे की बात करें, द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क। इसी तरह कॉमन नाउन की बात करें, द स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। द स्टूडेंट इज डूइंग, तो इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें हिज लगाना चाहिए, हर लगाना चाहिए, इट्स लगाना चाहिए। तो होता क्या है, पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब हम पहले इंग्लिश पढ़ते थे तो वहाँ पर यह कहा जाता था कि भाई आप हिज को प्रायोरिटी दो। अगर आपको तीनों मिल जाते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको हर को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद थर्ड पर आपको देना है किसको, इट्स को, यानी तीनों ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जो कि फेमिनिस्ट लोग थे, जो कि औरतों के हुकूक को ज़्यादा क्या करते हैं, तरजीह देते हैं, तो ऐसे में वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई आप वैसे तो सोशल लाइफ के अंदर औरतों का दर्जा कम रख ही रहे हो, लेकिन लैंग्वेज के अंदर भी आपने शोवनिज्म को प्रमोट किया, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो लैंग्वेज के अंदर भी, आप हिज को पहले क्यों लगा रहे हो, हर को क्यों नहीं लगा रहे। तो इसी वजह से होता क्या है, अब के बार जो मॉडर्न इंग्लिश होती है, आप जब भी आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो या ऐसे डिक्शनरीज वगैरह पढ़ते हो, वहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर के अंदर हो सकता है वो हिज हो या हर हो, तो दोनों की बात आ जाती है, तो इसी वजह से देयर कहना भी ठीक होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इट के अगले यूज़ की। इट आपका किसी एनिमल के लिए भी आता है, थिंग्स के लिए, टाइम के लिए, डेट के लिए, डेज के लिए, कोई भी कलेक्टिव नाउन है किसी भी स्टेटमेंट के लिए। पहले एग्जांपल हम देखते हैं, इट इज़ अ डॉग, आप डॉग कह सकते हो किसी भी एनिमल को, इट इज़ अ डॉग, ये एक डॉग है, कैट है, ETC आप इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ अ चेयर, टेबल आप थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप टाइम के लिए इट इज़ 10 o'clock, 9 o'clock। डेट के लिए इट इज़ 15th of the August। डेट के लिए इट इज़ 15 of the August। डेज के लिए इट इज़ मंडे, ट्यूसडे। इसी तरह आपने कलेक्टिव नाउन द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स वर्क, तो ये इट्स जो है इस गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है। इसी तरह आई नो, मैं जानता हूँ, मैंने कहा भाई आप क्या जानते हो, तो आगे की सारी स्टेटमेंट मैंने इट से बनाई है। इट इज़ नॉट ट्रू, कि ये सच नहीं है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें इट को दिखाती, इट को, तो ऐसे में सारी चीज़ें आप इट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। आगे का केस पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने नाउन के अंदर भी आपको बताया था। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब चीज़ों को लोगों का रुतबा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास पेन है, कभी कभार क्या होता है कि ये जो पेन है वो लिखते लिखते ना बंद हो जाती है, इसके साथ मसला हो जाता है। मैंने कहा यार अब ये चल क्यों नहीं रही, तो ऐसे में पलट के मुझे जवाब तो नहीं देगी ना, लेकिन मैंने इसको ट्रीट कैसे किया, लोगों की तरह ट्रीट किया।
आम जिंदगी के अंदर आप भी करते हैं। अक्सर लोग लड़के जो होते हैं अपनी बाइक के साथ ये करते हैं कि भाई तू चल क्यों नहीं रही, तो ऐसे में जवाब तो नहीं आना। तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो जब भी आप चीज़ों को रुतबा देते हो लोगों का, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। आपको नाम से भी पता चल रहा है। अब पेट कहने का मतलब कोई भी डॉग है, एनिमल है जो कि पालतू जानदार होते हैं, आप उसको इट भी कह सकते हो। और आप उसको जेंडर क्लियर है, अगर डॉग है तो आप ही भी कह सकते हो, ही इज़ अ डॉग। इसी तरह शी इज़ अ बिच भी कह सकते हो, शी इज़ कैट, आप ही इज़ टॉम कह सकते हो। और ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती है इट से। वजह यह है कि आप फॉरेनर को देखोगे, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाते हो तो वहाँ पर इनके जो पेट्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। जब वो मरते भी हैं तो अपनी सारी की सारी जायदाद उनके हवाले करके जाते हैं। अगर आपने गलती से भी उनके कुत्ते को कुत्ता कह दिया, हो सकता है वो आपको जेल करवा दे। तो इसी वजह से हमने जो ना एक पोलाइट बिहेवियर रखना होता है कि उनको बुरा ना लगे, इसी वजह से हमको ही और शी कह देते हैं। आपने फिल्म भी देखी होगी बॉस की, उसके अंदर कितना कुत्ते के बारे में दिखाया गया है। तो बेहतर होता है आप ही और शी का भी इस्तेमाल करें। इसी तरह ये जो अर्थ होती है, अर्थ को आप इट भी कह सकते हो, आप शी भी कह सकते हो, शी इज़ ब्यूटीफुल। इसी तरह ये जो मून है, मून को आप शी भी कह सकते हो, इट भी कह सकते हो। इसी तरह ये जो सन है, सन को आप इट भी कह सकते हो, ही भी कह सकते हो। अब सन को ही क्यों कहा जा रहा है, मून को शी और उसको शी? वजह यह है कि लैंग्वेज के अंदर ही और शी उनको कहा जाता है जो कि जिनकी क्वालिटीज़ लड़कियों से मिलती है तो उनको शी कहा जाता है, और जिनकी लड़कों के साथ मिलती है क्वालिटीज़ तो उनको ही कहा जाता है। आप कह देते हो कि ये धरती मेरी माँ है, तो इसी के पेट से आपको जो ना खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, पानी वगैरह मिलता है, तो इसी वजह से इसको शी कहा जाता है। मून को शी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि मून जो होता है वो खूबसूरती से रिलेट करता है। तो खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं उनको गर्ल्स का ही रुतबा दिया गया है। भाई हम जो है, अब ही जो है आपको पता है कि ही बड़ा खतरनाक होता है और धूप में काला कर देता है, तेज़ होता है, तो इसी वजह से इसको ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इट का सब्जेक्टिव केस इट और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। इसका पॉसेसिव डिटर्मिनर होता है इट्स, और इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो नहीं होता। इनका प्लूरल होता है दे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ टेबल के अंदर। तो द स्टूडेंट इज डूइंग इट्स या देयर वर्क। अगर यहाँ पर सिंगुलर स्टूडेंट है तो आप इट्स बोलोगे, आप देयर भी कह सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था। द स्टूडेंट्स आर डूइंग, लेकिन यहाँ पर आप इट्स नहीं बोलोगे, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर सिर्फ देयर ही देयर चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अब आपको एक नज़र आता है इट्स ये वाला, एक आपको नज़र आता है जिसके ऊपर कोमा होती है। अब ये जो कोमा होती है ना, इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है रेज्ड कोमा। ये भी मैंने आपको नाउन के अंदर बताई थी। अब ये जो रेज्ड कोमा होती है ये काम करती है कॉन्ट्रैक्शन का, चीज़ों को सुकड़ाती है। जैसे मैम को आप सिंपली मैडम को आप कह देते हो मैम, और ये जो कोमा है यही जो है ना रेज्ड कोमा है। इस तरह ये जो डू नॉट है इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट पढ़ते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रेज्ड कोमा। इसी तरह ये इट के ऊपर जो कोमा लगाई जाती है ये इट इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जबकि ये जो होता है ये डिटर्मिनर होता है। तो आप क्या बोलोगे, इट या इट्स, इट्स या इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। इट्स तो डिटर्मिनर होता है, इसके आगे तो फिर आपको नाउन चाहिए। तो होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब द लास्ट ये जो कॉन्सेप्ट है इट का, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। ये इट जो होता है डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक औरत है जो कि अपने बच्चे को लेके गई है किसी मॉल के अंदर, और उसके बच्चे ने वहाँ पर एक डमी देखी। डमी क्या होती है, वहाँ पर वो जो वहाँ पर उनको कपड़े पहनाए जाते हैं किसी भी मुजस्समे को, औरत के या मर्द के। तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, उस डमी को नीचे गिरा देता है। अब गिरा देता है तो वहाँ से मैनेजर आता है कि भाई ये किसका बच्चा है, संभालो। अगेन औरत उस बच्चे को लेके जाती है, लेकिन बच्चा थोड़ी देर के बाद फिर डमी के पास जाता है और फिर उसको गिरा देता है। फिर अगेन ये मसला होता है तो मैनेजर कहता है कि भाई किसका बच्चा ये बदतमीज, इसको पकड़ो। तो ऐसे में उसकी वालिदा कहती है कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते, इस डमी की बजाय किसी इंसान को कपड़े पहना के खड़े रख दो। तो ऐसे में आप भी बोलोगे सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, कि 24 घंटे कौन सा ऐसा बंदा है जो कि कपड़े पहन के खड़े हो जाए। तो होता क्या है, ये जो डमी होती है ये रिप्लेस करती है ओरिजिनल को। आपने किसी मॉल के अंदर उस मुजस्समे को देखा है जिसके ऊपर पैंट शर्ट है और वो मर्दों का है, तो इसका मतलब है वो मर्दों को रिप्लेस कर रहा है। अगर औरतों का मुजस्समा है तो उसके फैशन को रिप्लेस कर रहा है। तो डमी का मकसद ही ये होता है कि आप ओरिजिनल को रिप्लेस कर रहे हो। इसी तरह आपके पास जो नई मोबाइल लॉन्च होती है तो उससे पहले आपको डमी दिखाई जाती है कि भाई ये जो डमी है
ये रिप्लेस कर रही है ओरिजिनल वन को, जो ओरिजिनल मोबाइल आएगा वो वैसा ही होगा। तो इसी तरह ये जो इट होता है ये डमी की तरह काम करता है। ये डमी का मतलब होता है कि ये असल नहीं होगा, सब्जेक्ट आगे दूसरा होगा। तो मैंने कहा इट इज मी या इट इज आई हु एम या इज डिड दिस वर्क। तो आपने कहा इट तो डमी है, दिस इज अनरियल, इसका मतलब है रियल सब्जेक्ट आगे होगा। तो अगर रियल सब्जेक्ट आगे है तो सब्जेक्ट मी थोड़ी ना होता है, आई होता है। तो इट इज आई, हु इज नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अगर रियल सब्जेक्ट आई है तो उसी के अकॉर्डिंग हम एम बोलेंगे। तो इट इज आई हु एम डिड दिस वर्क, ना कि हु इज। तो मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं, इट इज आई हु एम, सॉरी यहां पर डूइंग आना चाहिए, हु इज डूइंग। तो यहां पर आपको होप करता हूं समझ आएगी बात। इस तरह इट इज अली, ही हिम हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो अली कहना भी ठीक है, ही कहना भी ठीक है, लेकिन हिम कहना ठीक नहीं है। तो यहाँ से हमें बात क्लियर होती है। अगर आपको इट नज़र आए, उसके बाद आपको इज नज़र आए, या कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज नज़र आती है, तो आगे जो होगा वो रियल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये डमी होगी और आगे वाला जो वर्ब और आगे वाली जो वर्ब होगी उस रियल के अकॉर्डिंग ही आएगी। अब करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे पढ़ते हैं यूज़ ऑफ वन का। अब वन की अगर हम बात करें तो वन जो होता है, वन का मतलब ही होता है वन यानी कि एक। अगर ये वन किसी नाउन से पहले आया है तो इसका मतलब है वो नाउन आपका क्या होगा। आपने कहा सर सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगी और आगे वाली पोजीशन भी सिंगुलर होगी। अब आप क्या बोलोगे, वन बॉय या वन बॉयज, इज या फिर आर कमिंग। तो सिंपल आपने कहा सर बॉय ठीक है, इज ठीक है, आर नहीं आना चाहिए कि एक लड़का जो है वो आ रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, तो देयर क्यों भाई, हैज आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बॉय है। इसी तरह होता है क्या है कि वन के बाद ऑफ द और फिर नाउन का इस्तेमाल करके आगे इस तरीके से जुमला किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अब वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अ का मतलब भी होता है एक, वन का मतलब भी होता है एक। अब अ और वन के अंदर क्या फ़र्क है, फिर हम इसको आर्टिकल के अंदर देखेंगे। फिलहाल मैंने कहा अगर आपको वन नज़र आता है और वन से पहले आपको इस तरह की कंडीशन नज़र आती है तो आगे वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। वजह यहाँ पर ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि लड़कों में से कोई एक, जैसे कि वन ऑफ द बॉय या बॉयज़, तो आप बोलोगे नहीं, अगर वन यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आया है तो सिलेक्शन के लिए तो ज़्यादा चाहिए होते हमने, तो वन ऑफ द बॉयज़ ना कि बॉय। और आगे आप बात तो वन की कर रहे हो ना, भले बहुत सारों में से किसी एक ही की बात कर रहे हो, तो इसी वजह से इज ना कि आर, और आगे वाला जो जुमला होगा वो भी आपका सिंगुलर जाएगा ना कि देयर। तो वन ऑफ आगे वाला नाउन जो होगा प्लूरल होगा, फिर उसके बाद वर्ब सिंगुलर होगी इस वन की वजह से, और पोजीशन भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर बॉय जो है दिस इज नाउन, तो नाउन से पहले ये जो चीज़ आई है दिस इज डिटर्मिनर, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बॉयज़ को इसने रिप्लेस किया है, तो अब के बार ये जो वन है यहाँ पर ये है प्रोनाउन। आगे बात करते हैं वन टॉक्स अबाउट मैनी। कभी कभार क्या होता है, ये जो वन होता है ये एक किसी बंदे की बात नहीं करता, ये जनरल बात करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वन शुड रिस्पेक्ट वंस या हिज एल्डर्स, कि हर एक को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हर एक कहने का मतलब उसके अंदर आप भी आ गए, मैं भी आ गया। तो वन कभी कभार क्या करता है, टॉक्स अबाउट मैनी। तो जब वन के अंदर सारे ही आ गए तो आप हिज क्यों बोलोगे भाई, इसी का पॉसेसिव जो डिटर्मिनर होता है वो वंस होता है। आप ऊपर कोमा लगा के ऐसे एल्डर्स लगाते हो जिस तरीके से किसी नाउन के ऊपर लगाते हो। अब आगे बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो वन होता है ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है वंस, इसका पॉसेसिव डिटर्मिनर होता है ये कोमा वाला। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज बेटर देन दोज वन, या वंस या फिर ये वाला वंस। तो आप बोलोगे सर अगर आप बात कर रहे हो ये वाला जो है उस वाले से बेहतर है, अगर यहाँ पर ये आंसर होता तो फिर आगे आपको नाउन भी तो मिलता, इसका मतलब है आप दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हो। इस तरह मैंने कहा वी शुड रीड दीज बुक्स, हमें ये वाली किताबें भी पढ़नी चाहिए, एज वेल एज दोज वंस या फिर वंस। तो आपने कहा नहीं सर ये वाला नहीं आना चाहिए ना, इसके बाद फिर नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है बात कर रहा है कि हमें ये वाली किताबें सिर्फ नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि वो वाली किताबें भी पढ़नी चाहिए। तो वन यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है बुक्स को, तो अगेन यहाँ पर ये प्रोनाउन बनेगा। होप करता हूँ चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर अगले को।